ज्यादा। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम जनादेश 2024 का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल, और हर बार की ही तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में दो बड़ी पार्टीज़ के नुमाइंदे शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ आज कांग्रेस के नुमाइंदे होंगे और हमारे साथ बीजेपी के नुमाइंदे हैं इस वक्त। आइए मैं आपका तारुफ कराई देता हूं। हमारे साथ इंजीनियर एजाज हुसैन साहब हैं जो कि बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इनके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के नुमाइंदे जुड़ने वाले हैं। शेख आमिर साहब अभी तक तो वो यहाँ पे हाजिर नहीं हैं, बट जो ही वो आते हैं तो वो प्रोग्राम में जुट जाएंगे। जी एजाज साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। बीजेपी का जहाँ तक ताल्लुक है तो वैली की 3 सीट्स में आप लोग कंटेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली बीजेपी जो है इट्स नॉट स्टिंग ऑन द मार्जिन्स, किसी न किसी को तो सपोर्ट करेगी, दोज हु आर ऑलरेडी इन द फ्रे। बट इस सिलसिले में अभी भी एक अच्छा खासा सस्पेंस बना हुआ है। इट इज़ नॉट बीन मेड पब्लिक कि बीजेपी जो ऑलरेडी यहाँ पे है उनमें से किस पार्टी या किस नुमाइंदे को सपोर्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जी। मैं ये मानता हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो 3 सीटें, जिन 3 सीटों की आप बात कर रहे हो जी, अगर हमें सरकार बनानी है तो 272 सीट्स हमें चाहिए जी। और ये 3 सीटें, जैसे हमारे माननीय अमित शाह जी ने क्लियरली बोला कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ कश्मीर में, कोई हम लोग जल्दबाजी नहीं करना चाहते और जल्दबाजी में हम लोग कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहते जिससे हम लोग आने वाले समय में जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो प्रो थॉट के है, जो हमारी राष्ट्रवाद विचारधारा के हित में आते हैं, जो चाहते हैं कि अपना देश आगे बढ़े, जैसे उन्होंने भी बोला है कि उन पार्टियों को हम लोग समर्थन करेंगे। अभी हमारे पास मुझे नहीं लगता कोई ऐसा आदेश आया कि भाई हमने किसी पार्टी को सपोर्ट करना है, बट ये सच है कि असेंबली इलेक्शंस में हम लोग बिल्कुल तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है और आने वाले समय में आप देखोगे असेंबली में एकदम हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उम्मीद है कि जो हमारे काम है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है पूरे देश भर में, वो गारंटी जम्मू कश्मीर के लोग भी स्वीकार करेंगे और आने वाले टाइम में असेंबली में हमें सपोर्ट करेंगे। जहां पार्लियामेंट की बात है, आप देख रहे होंगे पूरे देश में क्या रुझान है। इस बार को जो नारा है 370 पार कि 370 सीटें से ज्यादा, और एनडीए का जो टारगेट है 400 सीटें है, और मैं ये मानता हूं ये बहुत अच्छा टारगेट है। और जिस तरीके से पूरे देश में एक त्यौहार के रूप में इस इलेक्शन को देखा जा रहा है, जिस तरीके से जो आपने देखा 102 सीट्स पे जो वोटिंग हुई, उसमें दर्शाता है कि आने वाले समय में आप देखोगे तीसरी टाइम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अपने देश की कमान संभालेंगे। और हमें फख्र है भारतीय जनता पार्टी होने के नाते, जो उसने 2019 में जो प्रॉमिस किए थे, जो उनका मैनिफेस्टो था, वो हमने क्लियर कर लिया। और जो इस बार का भी मैनिफेस्टो इंशाल्लाह आप देखोगे, जो भी मैनिफेस्टो में जिक्र होगा, चाहे यूसीसी का हो या चाहे सीए का हो या बाकी जो देश हित में, क्योंकि ये जो मैनिफेस्टो आया है, मुझे याद है जब एक कार्यक्रम हुआ था, हर एक गली हर एक नुक्कड़ में हमने अपनी पेटियां रखी थी कि आप भाई आप बताओ कि आपकी क्या राय होनी चाहिए या आप अपने देश को किस हिसाब से देखना चाहते हो। मैं मानता हूं एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो इस बार का है। और जैसे कि कांग्रेस का आपने देखा, कांग्रेस में इन्होंने वही कॉलोनियलिज्म का बात छेड़ी है, मतलब ना कि वेल्दी जो लोग होंगे उनसे हम लोग पैसा ले लेंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं ये मानता हूँ ये कांग्रेस की एक आखिरी एक साजिश है अपने वोटर्स को लुभाने के लिए। आई विश कांग्रेस के नुमाइंदे इस वक्त हमारे पास यहाँ पे होते, बट चूंकि अभी तक वो जुड़े नहीं हैं। बट मेरा जो आपसे सवाल था वो ये कि जो आपके यहाँ का जो वर्कर है, वैली की कश्मीर वैली का जो वर्कर है, ऑब्वियसली वो इस वक्त हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठा होगा ना यार, ना वो बैठना चाहेगा आने दिनों में। तो कब तक ये जो है सस्पेंस जो है ये टूटेगा, ये जमूर टूटेगा, और आप उसको बताएंगे कि उसको किस पार्टी या किस नुमाइंदे के लिए यहाँ पे काम करना है। देखिए, मैं क्लियरली मैंने आपको बोल दिया कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा आदेश नहीं है कि भाई किस पार्टी को वोट करना है, बट अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो भी राष्ट्र विचारधारा की पार्टियां हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे।
इसी वजह से मैं कह रहा हूं ना कि यहाँ पे जो इस वक्त एक हालांकि लोग जो है जब वो गेस करने बैठते हैं तो ऑब्वियसली उनके गेस जो है इतने ज़्यादा भी ओब्लिक नहीं होते, इतने ज़्यादा भी आउट ऑफ पॉइंट नहीं होते हैं। तो बट एनीवे चले देखते हैं कि जब तक ये इस पे एक फॉर्मली एक पब्लिक हो जाएगा कि किस पार्टी को आप सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में आप लोग को खुद पता चलेगा। अभी मुझे ऑब्वियसली वो तो पता चलेगा ही चलेगा। 13 मई को यहाँ पे वोटिंग है। मेरी सारे लोगों से मोदबाना अपील होगी कि वोटिंग हमारा राइट है, वोट करने आ जाइए। हाँ, ऐसी पार्टी को दे दीजिए जो वाकई में अपने जम्मू कश्मीर को आगे, जो यहाँ की एस्पिरेशन है। ऐसा नहीं कि जैसे एनसी था, एनसी की तो ऑलरेडी हमने 3 कैंडिडेट भेजे थे वहां पे, फिर क्या किया उन्होंने जुबान तक नहीं खोली वहां पे। भाई जो आपकी एस्पिरेशन है कम से कम उनको तो उठाओ। मैं ये मानता हूं, देखो धारा 370 तो दफन होनी थी, वो तो हो गई, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर डाली, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों के मसले मसाइल है यहाँ के जी वो उजागर करने में वो नाकाम रहे। चाहे एनसी के हमारे अकबर लोन साहब है, मुझे नहीं लगता, आप देखिए उसकी अटेंडेंस क्या है, आप देखिए उनके कितने सवाल है जो उन्होंने पार्लियामेंट में किए होंगे। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है। कोई अच्छे लीडर्स है, यंग फेसेस है यहाँ पे, इस बार कोई अच्छे जो यंग फेस है उनको मौका मिलना चाहिए। जी मुझे ये बताया जा रहा है कि शेख आमिर जो हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, ही वोंट बी एबल टू मेक इट फिजिकली हियर, बट वो हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। जी आमिर साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी आमिर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। आई विश यू वेर फिजिकली हियर, बट नेवरदलेस मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, एजाज हुसैन साहब। तो इनका कहना है कि जो इनके पुराने 2019 के इलेक्शंस का जो मैनिफेस्टो था वो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड। और अब की बार जो इन्होंने नए प्रोमिसेस किए हैं तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डिलीवरिंग ओवर इट एंड अट्रैक्टिंग सपोर्ट फॉर दैट मैनिफेस्टो। तो एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न्ड, आपका क्या ख्याल है? शुक्रिया। जहां तक हमारे मैनिफेस्टो की बात है, वो उससे आप बखूबी वाकिफ हैं, अवाम भी उससे वाकिफ है। आपने कल ही देखा होगा, बदकिस्मती की बात है, एक मुल्क के जो वजीर आजम है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में क्या बात कर रहे थे। अपने मैनिफेस्टो के बारे में तो इनके पास कुछ है नहीं, लेकिन एक मुल्क का जो प्रधानमंत्री है, मुल्क का वजीर आजम कल मुसलमानों के खिलाफ उनको निशाना बनाते हुए अवाम को गुमराह किस तरीके से कर रहे थे, वो पूरे मुल्क ने कल देखा, मुल्क के अवाम ने कल देखा। जहां तक हमारे मैनिफेस्टो की बात है, हम तरक्की की बात करते हैं, हम नौजवानों की बात करते हैं, हम महिलाओं की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं। और हमारे मैनिफेस्टो एक इंक्लूसिव मैनिफेस्टो है जो मुल्क के हर तबके को समेट लेता है। और पहला जो फेज हुआ वोटिंग का, उसमें आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही थी। और उसके बाद ये जो एक लास्ट रिजॉर्ट जो कल इन्होंने इस्तेमाल किया, और वो भी प्राइम मिनिस्टर की जबान से नहीं होना चाहिए था, आज तो खुल के आ गए। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है, तो हमने बहुत पहले वो आवाम के सामने रखा है, और आवाम उस पर चर्चा भी हो रही है, आवाम उसको पसंद भी कर रही है, नौजवान भी उसको पसंद कर रहा है। और जब इनको अपनी हार की भनक लगी तो इन्होंने अपनी जबान को जो कल खुलेआम ये मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियत के खिलाफ जो है तमाशा करने लगे। देखिए, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, घुसपैठियों के खिलाफ हम लोग हमेशा है। हम लोग हमेशा बोले घुसपैठियों को हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन जहां कांग्रेस की बात है, आप 96 में कब बोले कि भाई जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, क्या उन्होंने मुसलमानों की बात नहीं की? क्या उन्होंने उस टाइम ये नहीं बोला कि जो सारी प्रॉपर्टी, चाहे मेजॉरिटी की प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग डिस्प्यूट करके मुसलमान उसका पहला हकदार होगा? कैसे हकदार हो सकता है? क्या कांग्रेस ने अपीजमेंट नहीं किया? क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये नहीं है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको जॉब देने के बजाय हम लोग 50-50 हजार रुपए घर बैठे दे देंगे? ये आपकी देन है। आप बोफोर स्कैम देखो, 2G स्कैम देखो, कांग्रेस के टाइम पे तो स्कैम्स थे। आज देखो ना, आप बताओ, एक हेडलाइन निकाल के दिखाओ, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये देखो, ये बिल्कुल जो ना अपीजमेंट पॉलिटिक्स आज भी करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। इनके पास लॉजिक नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि भाई
बिना इलॉजिकल बातें करके कि भाई मुसलमानों के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने बोला, आप बताइए, एक बार बताइए कहां बोला उन्होंने आपकी रेफरेंस दी। उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर है 96 में उन्होंने बोला है कि हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी जो सिटीजन है वो मुसलमानों को दे देंगे। क्या हिंदुओं को रहने का अधिकार नहीं है यहाँ पे? क्या बाकी समाज के लोगों को अधिकार नहीं है? क्या हमेशा कांग्रेस अपीजमेंट की राजनीति करेगा? क्या मुसलमानों को बहकावे में लाएगा? आप मुझे बताओ, एजुकेशन कब तक, एजुकेशन की रेट बताइए, आपके टेन्योर में कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बने और कितने मुसलमानों ने वहां पे एजुकेशन ले ली? जी आमिर, आपकी बारी है रिएक्ट करने की। ये देखिए, जिस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, इनको लगता है कि अपनी आवाज को बुलंद करके ये अवाम को जो है गुमराह करेंगे। ये कहते हैं कि कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के नहीं होते हैं, जिसमें अभी कहा कि हमारे मुल्क के वजीर आजम। तो ये अपीजमेंट की बात करते हैं। ये जो एक मजहब के चश्मे से पूरे मुल्क को देखना, ये एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में, इस मुल्क की खूबसूरती, जो इस खूबसूरत बाग की जो खूबसूरती है, इसमें मुख्तलिफ फूल हैं। तो आप एक आइडियोलॉजी, एक मजहब की नजर से, और ऐसा नहीं है कि ये जो है मुसलमानों के खिलाफ है और किसी और मजहब में कहूंगा कि हिंदुओं के हक में है, ये किसी के हक में नहीं है, अपने मुफाद के लिए है। ये चाहते हैं, और ये क्या अभी कह रहे थे हमारे जो भाई कह रहे थे कि कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया। अरे भाई, मुल्क में जो भी बना है, जो इस मुल्क को दिया गया है, वो कांग्रेस ने दिया है। इस मुल्क को बनाने में, संवारने में, निखारने में, इस मुल्क को इन बुलंदियों पे लेने के लिए, इस मुल्क को आजाद करने के लिए जो कुर्बानियां हमने दी हैं, तो आप तो उससे वाकिफ ही नहीं है। आप तो उनके साथ बैठे हुए थे। आप तो जो हमारे, जिनने हमको गुलाम बना के रखा था, आप तो उनके साथ साजिशें बना रहे थे, आप तो माफीनामा लिख रहे थे। और आज आप लोगों को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या बनाया है और आपने क्या बनाया है। जो आप कर रहे हो, हमारे बनाई हुई चीजों पर आप रिबन काट रहे हो, हमारी बनाई हुई चीजों का आप नाम बदल रहे हो। देखिए, आने वाले वक्त मैंने पिछली बार आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि ये आवाम के पास, खासकर जम्मू कश्मीर और कश्मीर की आवाम के पास आखिरी वोट होगा अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये कहां से ताल्लुक रखते हैं, समझ में नहीं आता। ये कश्मीरी हैं, ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, ये हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं कि ये एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए और एक शख्स को उसका प्रचार करने के लिए और उसको फिर से इक़्तिदार में लाने के लिए ये अपनी हदें भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम जमहूरियत में हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारे पास हुकूक है। उन हुकूक को पामाल किया गया, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता, ये टस से मस नहीं हो रहे हैं, लेकिन अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मुफाद के लिए ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अब नया राज्य, कोई खुसूस राज्य नहीं बना। जम्मू कश्मीर कोई खुसूसी राज्य नहीं है। मैं एक देश का नागरिक हूँ और पूरे देश का बोलूंगा। मैं पर्टिकुलरली कश्मीर को लेकर नहीं बोलूंगा, मैं पूरे देश में जो हो रहा है वो बोलूंगा। आप एक साइड से ममता बनर्जी के साथ बैठते हो, बाकी लोगों के, अरविंद केजरीवाल तो 370 अगेंस्ट था। आप बताइए 370 को लेके आपका क्या मैनिफेस्टो में है? आप बताए ना, आप क्यों गुमराह कर रहे हो? जुबान से एक चीज बोलते हो, पीछे से एक चीज बोलते हो। 69 में आपने यहाँ इमरजेंसी लगवाई, उसका बताइए। 84 में आपने राइट्स करवाए, उसका बताइए। यहाँ पे हमें रिलीजियस फ्रीडम नहीं थी आपके टाइम में, कांग्रेस में रिलीजियस फ्रीडम। हमने 34 इयर्स लगे यहाँ पे मुसलमानों को अशुरा का जुलूस निकालने में। आप क्या बात करते हो? क्या कांग्रेस का आप लोग बोलते हो? आप बताइए ना, कांग्रेस ने क्या किया? उसके टेन्योर में हमारे मुसलमान कितने पढ़े लिखे थे, कितनों को नौकरियां दे दी आपने, कितनों को आवाज दे दिया हमने। तो आज भी आपका जो किया कराया, आज भी वो लोग, हम लोग ठीक कर रहे हैं। आज भी हम लोग घर दे रहे, 2 लाख आवास योजना हमने घर दी है यहाँ पे। आप बताइए आपने क्या किया? आपने अपीजमेंट छोड़ के क्या किया? आपने 9/11 में जो अटैक हुआ, उनको कल्प्रिट को बंद क्यों नहीं किया? उनको पुनिश क्यों नहीं किया? जब हम लोग इक्तिदार में है, सरकार में, हमारे लिए नेशनल इंटीग्रिटी फर्स्ट है, नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट है, और बाद में हम लोग का अपना परिवार है और हम खुद। और आप मौक मत कीजिए, मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं, आप मुझे धमकाइए मत। मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूं और बाशिंदा रहूंगा और अपना हिंदुस्तान का परचम उठाऊंगा। आपकी तरह नहीं बोलूंगा महबूबा के साथ जोड़ के कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगा। आपके राहुल गांधी जी यहां आते, तब आते हैं जब हमने यहां सुरक्षित रखा उसको, जब हमने यहां की गलियां सुरक्षित रखी। आप मत समझाइए हमें पता है कांग्रेस ने हर एक टाइम में, चाहे सिख हो मुस्लिम हो, आपने क्या राम मंदिर का इशू नहीं किया? वो किसकी देन है? वो कांग्रेस की देन है। आप कैसे बोल सकते हो? हम नहीं भूलेंगे, हम मुसलमान भूलेंगे नहीं। हमें पता है कौन अपीजमेंट की राजनीति करता है और कौन सच में हमें आगे लेके जाना चाहता है। और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी है जो सारे तबकों को 140 परिवारवाद
को बोलता है, वो एक परिवार की बात नहीं करता है, वो खाली आपके गांधी परिवार की बात नहीं करता कि भाई एक गांधी का परिवार प्राइम मिनिस्टर उतरेगा दूसरे आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा हमारी पार्टी में नहीं होता है, ना हमारे राष्ट्र में होगा। जी आमिर साहब। जी सर, जो ये बात कर रहे हैं अभी, महबूबा जी की बात कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने सरकार बनाई, तब तो बहुत अच्छी तंजीम थी, और जब उनके साथ वो सरकार नहीं रही तो तब वो आतंकवादी हो गए। उसके बाद ये कहते हैं कि मुल्क को क्या दिया गया, मुल्क को यही दिया गया है कि मुल्क को की जमहूरियत जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ हमने ही दिया, तभी जो है नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। और इनके जो अपने में इनकी आवाज जो ये बुलंद करते हैं, जरा अपने आर्गुमेंट को भी थोड़ा बुलंद कीजिए। ये जिस तरीके से सरकार इन्होंने पिछले 10 साल में चलाई, ये कंप्लीट इन्होंने मजहब की बुनियाद पर चलाई, और मजहब को इस्तेमाल करके मुसलमानों को डराकर, अक़लियत को डराकर, दलितों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, किसानों ने एहतजाज किया, नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी किसानों से और वो कानून वापस लेने पड़े। जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई है, आप मुझे बताइए तरक्की कौन सी? हाँ, तरक्की इनकी जाती तरक्की जरूर हुई होगी, जो इनके जाती मुफाद थे। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, ना तो मैं डरा सकता हूं, मैं डरा नहीं सकता हूं। यहां पर हिंदुस्तान के परचम को की हिफाजत किसने की है? ये 2014 की बात नहीं हुई है, ये 2014 की बात नहीं हुई है, 1947 से लेकर 2024 तक। मैं कहूंगा कि यहां पर इनके 2014 के बाद जो यहां पर जो मामला चले, अगर इतना ही यहां पर सब कुछ ठीक हो गया है तो ये चुनाव कराएं, असेंबली के नहीं कराए, डरते हैं। ये म्युनिसिपैलिटी के और पंचायत के जो चुनाव है वो कराए, नहीं करते हैं, ये डरते हैं, ये उस वोट से डरते हैं जो इनके खिलाफ है, ये उस जो मैंडेट से डरते हैं जो इनके साथ नहीं है। अब जो ये कहते हैं, ये आवाम के सामने जो बात रख रहे हैं, ये आवाम को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कहना क्या चाहते हैं। इनके ये परिवारवाद की बात करते हैं। जब पवार इनके साथ महाराष्ट्र में गया तो वहां पे परिवारवाद नहीं था, उस पर जितने केसेस थे उनको बार बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने बार बार उनको कहा कि बड़े चोर हैं, इनके खाते खोले जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी तंजीम छोड़कर इनकी तंजीम में चले गए तो सब ठीक हो गया। पूरी हर रियासत में इनके साथ जो जाता है, जब नीतीश कुमार हमारे साथ थे तो वो चोर थे, जब इनके साथ चले गए तो वो सब साफ हो गया। जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां बनी, चाहे अपनी पार्टी बनी चाहे कोई और पार्टी बनी, जब तक वो इनके साथ नहीं थे तो सही नहीं थे, इनके साथ चले गए तो सब ठीक हो गया। चाहे वो कोई जो पिछले मैं कहूंगा कि 2014 से पहले 1990 के दशक के दौरान जो यहाँ जंग के नक्शे बनाया करता था, जो यहाँ तशद्दुद के नक्शे बनाया करता था, उसकी साजिश किया करता था, जब वो इनके साथ हो गए तो वो राष्ट्रवादी हो गए, वो नेशनलिस्ट हो गए। ये कौन सी बात कर रहे हैं? ये बदकिस्मती की बात है। इनका झूठ जो है, इनके जुमलेबाजी जो है, जो ये भारतीय झूठी पार्टी है, भारतीय झूठ पार्टी है, कुछ नहीं आवाम को देने के लिए, या आवाम को बस गुमराह कर रहे हैं और चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? एजाज साहब और आमिर साहब, एजाज साहब और आमिर साहब, आप मुझे भी थोड़ा मुझे भी आप थोड़ा बहुत बोलने दे कि बहुत होगी ब्रिक बैट्स, ये तो चलती रहेंगे एज फार एज कांग्रेस एंड बीजेपी आर कंसर्न। अगर दिनों महीनों सालों ये चलते रहेंगे, बिकॉज दीज आर जो दो मेजर पार्टीज हैं इंडिया की, हु आर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर। बट अगर हम इस सब को छोड़ करके थोड़ा बहुत बीजेपी लीडर के आपके पास जो ये जन आदेश 2024 है, जो ये इस वक्त जो इलेक्शंस प्रोसेस चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक बीजेपी के पास क्या है? देखिए, पहले स्पेसिफिक बीजेपी के पास क्या है वो मैं अलग से बोलूंगा, पहले मैं इनके सवाल का नहीं, वो तो ब्रिक बैट्स, फिर तो मैंने कहा ना कि वो तो चलता रहेगा। मुझे आप ये बता दीजिए बीजेपी के पास जम्मू एंड कश्मीर से मुतल्लिक, जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से क्या है जिसकी बुनियाद पर बीजेपी ये एक्सपेक्ट करती है कि जम्मू एंड कश्मीर के अवाम जो है वो उनके नुमाइंदों को। देखिए, जम्मू कश्मीर में हमने यहाँ पे रोजगार के वसाइल पैदा किए, यहाँ पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पहले कानून यहाँ पे लागू नहीं थे वो कानून हमने यहाँ पे लागू करवा दिए। 116 से ज्यादा हमारे कानून, राइट टू एजुकेशन हो, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो, एसटी कम्युनिटी के लिए अलग से रिजर्वेशन हो, पहाड़ी कम्युनिटी के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए, आईआईटीज, आईआईएम्स, रेलवेज, क्या नहीं हुआ?
मुझे बताइए ना, आप एक गोल्डन कार्ड ले लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल, गोल्डन कार्ड हर एक परिवार को 5-5 लाख का इंश्योरेंस दे दिया हमारी सरकार ने। क्या ये कम है? एक गरीब परिवार से जो व्यक्ति होता है उसके लिए 10,000 की राशि बहुत बड़ी होती है। उनको पहले इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते थे। आप मुझे बताइए, क्या हमने उनके लिए नहीं दिया? 2 लाख से ज्यादा हमने पीएम आवास योजना के यहां घर दिए। क्या वो यहां जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिला? या जो हमारे जल शक्ति के इतने सारे लाखों काम हुए, क्या वो हमारी सरकार ने नहीं किया? क्या बिजली हमारे घर घर तक यहां पे पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी ने अपना योगदान नहीं दिया? सेंट्रल की जितनी सारी स्कीमें हैं वो हमने दे दी। यहां पे आईआईटीज एक भी नहीं हुआ करता था, 2-2 आईआईटीज है, आईआईएम 2-2 आईआईएम्स है। आप जम्मू का देखिए, जम्मू में ऑलरेडी सेशन स्टार्ट हो गया, यहां पे भी आने वाले समय में आप देखो उसका भी काम स्टार्ट हो गया। एम्स का देख लीजिए, जम्मू में एक एम्स बना, श्रीनगर में एक एम्स बना, अभी रेलवे इंशाल्लाह आने वाले समय में 2 महीने के बाद यहां पे रेलवे का भी उद्घाटन स्टार्ट होगा। जिस सड़क से हमें 12-12 घंटे जम्मू तक जाने में लगते थे, आज 4 घंटे में वहां से वापसी आ जाते हैं। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? और दूसरा, जो कम्युनिटी वाइज, चाहे वाल्मीकि समाज हो, एससी समाज हो, एसटी समाज हो, यहां तो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज को हमें वोटिंग का अधिकार नहीं था। क्या वो अधिकार नहीं है वहां के लोगों को? मैं ये मानता हूं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है आज बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है, गरीबों के हित में काम कर रही है, आम नागरिकों के हित में काम कर रही है, किसी बड़े परिवार के हित में काम नहीं करते। जिस तरीके से ये बाकी पार्टियां पहले परिवारवाद को बढ़ावा देती थी, उस परिवारवाद को हम लोग शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इनको बौखलाहट है, इसलिए इनको लगता है कांग्रेस को कि ये क्यों भारतीय जनता पार्टी वाले जोर से बोलते हैं। हम लोग बोलेंगे भाई, 40 साल 55 साल आपने यहां सरकार की है। आमिर साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि कांग्रेस के पास J&K स्पेसिफिक क्या है? किस बुनियाद पर कांग्रेस ये तवक्का कर रही है कि जम्मू एंड कश्मीर के अवाम जो हैं वो उनके साथ होंगे? देखिए, जिस जम्मू कश्मीर को इन्होंने बर्बाद किया, जहां तक कि रोजगार की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में आपने देखा कि दूसरे नंबर पर बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में थी। उस रोजगार के लिए, यहाँ की जमीनों के तहफ्फुज के लिए, यहाँ के जमींदारों के लिए, आपने देखा होगा कि हॉर्टिकल्चर हमारा जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है कश्मीर इकोनॉमी की, उसको किस तरीके से कमजोर किया गया। और बाकी रियासतों के जो जब यहाँ पर लास्ट टाइम जब हमारे सेब यहाँ से जा रहे थे तो उनको रोका गया कि उनका नुकसान हुआ। चाहे वो हमारे नौजवान हैं, इनने बड़े बड़े दावे किए हैं। मैंने कहा, देखिए, अगर हम नौजवानों की बात करेंगे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन जिस तरह की बात कर रहे हैं, हम तो एजुकेशन में भी पिछड़ गए हैं। तो हमारे पास चाहे वो जमीनों के तहफ्फुज हो, चाहे वो नौकरियों का तहफ्फुज हो, हमारे जो जमींदार हैं उनके लिए, हमारे जो तालीमी इदारा है, जो खस्ता जो इदारा जो पूरा बिल्कुल जो है हमारा सिस्टम बैठ गया है उसका, तो एक बहुत बड़ा एक मैनिफेस्टो पूरा बनाकर है जो इससे पहले भी है जम्मू कश्मीर की जो रियासत है इनके गुजरात मॉडल से बेहतर कर रही थी। हमारी जम्मू कश्मीर मुख्तलिफ इंडिसेस, जिन इंडिसेस को इन्होंने रोक के रखा हुआ है, बाहर आने नहीं देते हैं, तो जम्मू कश्मीर बेहतर कर रहा था। और 2014 के बाद जम्मू कश्मीर पिछड़ रहा है। और तो आप देखेंगे जब इंशाल्लाह यहाँ सरकार आएगी, हमने हर एक के लिए जो है, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो, अब लद्दाख तो हमारे साथ है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह फुल प्रूफ प्लान हमारे पास है, मैनिफेस्टो है। खासकर सबसे इसमें जरूरी जो है वो जो नौजवान है, जो सब परेशान है, ड्रग्स का नशमंशियात में वो जो है मुलविस हो चुके हैं। और इनने जो कहा कि अब यहाँ पे एम्स आया है, रोड आया है, तो ये रोड जो है, जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट था, ये कांग्रेस ने शुरू किया था, ट्रेन यहाँ पर कांग्रेस ने लाई थी। तो ये मैंने बार बार कहा कि बस ये उनका क्रेडिट लेना और नाम बदलना और उसका रिबन काटने में मसरूफ है बस। जी देखिए, मैं एक चीज बोलता हूँ, ये लोग चाहते हैं 90s का दशक फिर से यहाँ पे आए, क्योंकि उस टाइम भी सेंटर में कांग्रेस थी। 4 लाख जवान यहाँ पे हमारे शहीद हुए, वो इनकी देन है। अगर ये लोग इलेक्शन रिगिंग में नहीं करते, यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करूंगा, 4 लाख कोई फिगर नहीं है, इट्स नो ऑप्शनल फिगर। मुझे एक चीज बताइए, लाखों में नहीं मरे क्या? नहीं, लाखों में नहीं मरे, नहीं मरे। ऑप्शनल फिगर निकालिए, ऑप्शनल फिगर जो है, हम लोग सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ पे बैठा हूँ रेफरी, बिकॉज मैं आई डोंट वांट टू डिबेट थिंग्स विद यू, बट एज फार एज ऑप्शनल फिगर्स आर कंसर्न, मैं बोलता हूँ लाखों में नहीं मरे क्या? लाखों में नहीं मरे, लाखों में नहीं मरे, आज भी मर रहे, आज भी 55 से 60,000 के दरमियान जो है टोटल कैजुअलिटीज को इन्होंने यहाँ से विस्थापित टोटल कैजुअलिटीज हैं। तो मैं आई जस्ट वांट टू पुट द करेक्ट थिंग्स। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस फिर से बात किसकी है, किसने यहाँ पर देखिए भाई, हमें 84 का भी पता है, जब आपने पंजाब में बिल्लू स्टार के ऑपरेशन चलाए, वो भी आज देश ने बोला है।
84 में आप देखिए पंजाब में आपने क्या किया, 90s में आपने क्या किया यहाँ पे, तो वो भी आपकी ही देन खालिस्तानी कहने वाला है। कौन वो है? मॉडल आप फिर से लाके आ रहे हो, वो हमें स्वीकार नहीं है। यहाँ के जवानों को वो स्वीकार नहीं कहने वाला कौन था? है, यहाँ के जवानों को स्वीकार नहीं है कांग्रेस का मॉडल। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मॉडल चलेगा, यहाँ देश हित में नेशनल फर्स्ट का मॉडल चलेगा, यहाँ तिरंगा हाथ में लेके चलने का मॉडल चलेगा। आपका मॉडल फिर से नहीं चलेगा कि यहाँ रिगिंग करेंगे हम लोग, इलेक्शन की रिगिंग करेंगे और यहाँ पे जवानों को आतंकवाद और अलगाववाद और सेपरेटिज्म की भाषा करेंगे। आपके जो कांग्रेस से चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन साहब, वो यहाँ जेकेएलएफ के लीडर से मिलने, यहाँ से एक मतलब जेकेएलएफ से मिलने जाते थे, वो अब नहीं चलेगा। वो आतंकवादी, वो सेपरेटिज्म वाला भाषा नहीं चलेगा। अब यहाँ राष्ट्रवादी ताकतें चलेगी और राष्ट्र को आगे बढ़ने वाले सोच चलेगी। जी आमिर साहब। जी, ये देखिए, मैंने कहा इनका रटाया जो रिटॉरिक इनका है, जो ये आंकड़े जो देते हैं, इनको खुद नहीं पता होता है कि आंकड़े कहां से हैं, और किसी यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं व्हाट्सएप वाले, तो उसी को रट के आगे चला लेते हैं। तो यहाँ पर अगर तशद्दुद था, यहाँ पर अगर दहशतगर्दी थी, तो वो किसकी थी? वो हमारी थी क्या? तो इनके दौर में सबसे बड़ा, मैंने अपने कहूंगा कि मेरी जिंदगी का जो मैंने अपनी आंखों से सबसे बड़ा जो एक तशद्दुद का अगर वाकया देखा है, तो वो पुलवामा का था। तो ये तब कहां थे? तो उसके बाद हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब, जो एक्स गवर्नर यहां पर थे, हमारे सत्यपाल मलिक साहब, तो उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ये डिमांड की थी कि हमको एयर फैसिलिटी लिफ्ट किया जाए, लेकिन नहीं दी गई। तो इनके दौर में रजौरी पुंछ, जो 90s के दौरान भी जहां पर कहा जाता था कि एक पीसफुल इलाका है, इनके दौर में तो वहां पर भी आतंकवाद, वहां पर भी हमले हुए, वहां पर भी हमारे नौजवान शहीद हुए, कोकरनाग में हमले हुए, वहां पर भी हमारे जो है मेरा एक दोस्त है हिमायूं शहीद हुआ, एक कर्नल साहब शहीद हुए, मेजर शहीद हुए। तो ये ये कश्मीरी पंडितों की बात हुई क्या? उन पर अटैक्स नहीं हुए? तो लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो तशद्दुद के वाक़े हैं, वो जो अटैक्स वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाए, हम ये नहीं कहेंगे। ये जो बात करते हैं, ये इल्जाम कहां पर आयद करना चाहिए? तो जब पाकिस्तान सुबह से शाम करेंगे, लेकिन जब आतंकवाद की बात होगी, जब यहाँ पर जो आप पुरानी बातें करेंगे, तो उस पर ये इल्जाम जो है पाकिस्तान पर नहीं डालेंगे, हम पे डाल देंगे, क्योंकि इनको लगता है कांग्रेस जो है पाकिस्तानी है। आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारी ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसका फॉर्मेट ये है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे आएंगे और वो अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे। मेरा मैंडेट बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ को डिबेट करूं, डिस्कस करूं या कन्फ्रंट करूं, बट यहाँ पे जब बात ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की आती है, तो आई जस्ट वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि एज फार एज ऑफिशियल फिगर्स ऑफ कैजुअलिटीज़ आर कंसर्न, वो 55 से 60 हज़ार के दरमियान का है। ये तो बोलने में हम लाखों भी कहते हैं, बट दैट्स नॉट ए फैक्चुअल थिंग। बट आपका एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफिज़।